This is third method to measure elasticity of demand, that is point method. According to Leftwich was professor of economics at Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, USA. Elasticity computed at a single point on the demand curve for an infinitely small change in price is point elasticity. For example, this is demand curve AB. इस डिमांड कर्व के ऊपर सपोज एट दिस पॉइंट C वी वांट टू मेजर इलास्टिसिटी. तो किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर, जैसे ये AB डिमांड कर्व है, सपोज हम किसी एक पॉइंट के ऊपर, एनी पॉइंट, हेयर एट एनी पॉइंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिनाइटली स्मॉल चेंज इन प्राइस? सपोज दिस पॉइंट एंड वेरी स्मॉल पॉइंट, बहुत ही कम चेंज प्राइस में, इन्फिनाइटली स्मॉल, तो इतनी कम चेंज है कि वो एक पॉइंट पे ही हैं दोनों प्राइसेस. तो ऑन दैट पॉइंट अगर हम इलास्टिसिटी को मेज़र करना चाहते हैं तो उसका जो फार्मूला है दैट इज़ लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट. लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. Suppose this is X commodity, units of X, and this is the price of X, Px, and suppose this is demand curve AB. Suppose AB is the demand curve. Now इस डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज एट पॉइंट C, we want to calculate elasticity of demand, price elasticity of demand at this demand curve AB at point C. तो C पॉइंट के ऊपर हमने देखना है कि कितनी इलास्टिसिटी है. तो व्हाट इज द फार्मूला? E means price elasticity of demand at C, at this point C is the lower segment CB upon upper segment that is CA. तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इलास्टिसिटी देखनी है तो उस से लोअर सेगमेंट अपॉन upper segment. This is the point method to measure price elasticity of demand. Next is E. E means price elasticity of demand. E is different at different points of a demand curve. For example, दिस इज डिमांड कर्व AB. तो ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं C, H, G, A, B. हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट है. E इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए डिमांड कर्व. इफ वी चेक इट, suppose one side X commodity, other side its price. This is suppose demand curve. AB is the demand curve. हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? दैट
E is different at different points of this demand curve. स्टार्टिंग में हम एक पॉइंट लगा रहे हैं in the center of this demand curve. For example, this is from 1 to 8 approximately. तो अगर हम इसका सेंटर लगाएं तो 1 2 3 4 then 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा 4 पे. This is the central point. Suppose point is C. As per the formula, we will write E at C equals to lower segment CB upon upper segment CA. And this elasticity will be equal to 1. क्यों? Because जो C पॉइंट है, C पॉइंट हमने लगाया है डिमांड कर्व के बिल्कुल सेंटर में. What is the meaning of this? It means this portion CB is equal to this portion CA. तो CB and CA, because CB equals to CA, क्योंकि CB और CA दोनों बराबर हैं. जैसे सपोज ये 5 है, ये 5 है, तो 5/5 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर क्या है, एट दिस C पॉइंट E equals to 1. Now check another point. Suppose at G, this point, at G, E at G equals to, again, lower segment GB upon upper segment GA. This elasticity will be greater than 1 because GB greater than GA. ये जो इलास्टिसिटी होगी यहाँ पर वो होगी ग्रेटर देन 1. नॉट ओनली एट पॉइंट G, अगर हम C के थोड़ा सा भी ऊपर चले जाएं तो जो लोअर सेगमेंट है वो बड़ा हो जाएगा, अपर सेगमेंट छोटा हो जाएगा. जैसे देखो, दिस इज 1 to 8. तो अगर हम सेंटर में हैं, एट सेंटर, तो ये है 1 2 3 4, तो यहाँ भी है 1 2 3 4, 4 4 हैं. अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, सपोज तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पे अप लोअर सेगमेंट है 1 2 3 4 5, अपर सेगमेंट है 1 2 3, तो ये है 5, ये है 3, लोअर मीन्स 5/3, तो आएगा ग्रेटर देन 1. ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें एट 2, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो लोअर सेगमेंट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये 8 है, 8 पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट पर लोअर सेगमेंट के अंडर जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6, और जो अपर सेगमेंट के अंडर पॉइंट्स हैं वो हैं 1 2, तो ये बन जाएगा 6/2. ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो लोअर सेगमेंट में पॉइंट्स आ जाएंगे 7, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7. अपर सेगमेंट में पॉइंट बचा सिर्फ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/1, तो आएगा ग्रेटर देन 1. इसलिए नॉट ओनली एट पॉइंट G, फ्रॉम A to C, इस सारे पोर्शन में फ्रॉम A to C इलास्टिसिटी आएगी, वो होगी ग्रेटर देन 1.
Similarly, if we check at point suppose H, अगर हम यहाँ पर देखें H पॉइंट पर देखें, suppose this is point H. E at H. Now here lower segment is HB. Upper segment is HA. तो ये आएगा लेस देन 1, क्योंकि जो लोअर सेगमेंट है वो है HB, जो अपर सेगमेंट है वो है HA. लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर, HB is less than HA. HB छोटा है, HA बड़ा है. अब अगर हम यहाँ से देखें, एट H पॉइंट ये 6 पर है, तो लोअर सेगमेंट जो बना उसके हिस्से जो पॉइंट्स आए वो आए 1 2 पॉइंट्स आए, टोटल पॉइंट्स हैं 8. तो अपर सेगमेंट के हिस्से पॉइंट्स आए 6, 1 2 3 4 5 6. तो 2/6 ये आएगा लेस देन 1. सिमिलरली अगर हम 7 पर देखें तो लोअर सेगमेंट के हिस्से आए 1, अपर सेगमेंट के हिस्से आए 7, 1 2 3 4 5 6 7. अगेन इट विल बी लेस देन 1. और अगर हम यहाँ पर देखें 5 पे, तो लोअर सेगमेंट के हिस्से आए 3, 1 जहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ऊपर आए 5. तो नॉट ओनली एट पॉइंट C, बट अगर हम C से थोड़ा सा भी नीचे चले जाएं तो जो लोअर सेगमेंट है वो छोटा हो जाएगा, अपर सेगमेंट बड़ा हो जाएगा. तो C से अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, लोअर सेगमेंट छोटा हो जाएगा, अपर सेगमेंट जो है वो बड़ा हो जाएगा. तो इलास्टिसिटी फ्रॉम C to B, it will be less than 1. Now if we check at point A, this point A के ऊपर अगर हम देखें, E at A, A पे अगर हम देखें फ्रॉम दिस पॉइंट A, लोअर सेगमेंट इज A to B. दिस इज द लोअर सेगमेंट. अपर सेगमेंट अगर हम A के ऊपर खड़े होकर अपर सेगमेंट देखें, ऊपर 0, कुछ भी नहीं है, A के ऊपर वाला हिस्सा कोई भी नहीं है, तो AB upon 0. Something upon 0 is mathematically it is infinity. It means at this point A, E is infinity. And in the last, if we check at point B, this point, E at B, अगर हम B पॉइंट के ऊपर देखें, तो B के ऊपर अगर हम खड़े होकर देखें, लोअर सेगमेंट इसके नीचे 0, कुछ भी नहीं, डिमांड कर्व यहाँ ख़त्म हो गई, इसके नीचे डिमांड कर्व नहीं है, तो B से नीचे 0, लोअर सेगमेंट 0. और अगर हम अपर सेगमेंट देखें फ्रॉम B, दिस इज द अपर सेगमेंट, दैट इज BA. BA और AB वो दोनों सेम ही हैं, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सेम, BA और AB. 0 upon something, mathematically it is 0. It means at point B, E is 0. ये हमने प्रूव किया that
E is different at different points of a demand curve. In the above two diagrams, for the measurement of E, demand curve is used. We can also use quantity axis or price axis for the measurement of E. जो ऊपर डिमांड कर्व्स हैं दोनों, ये वाली और ये वाली जो हमने अभी बनाई हैं, ये वाली डिमांड कर्व एंड ये वाली डिमांड कर्व, इसमें हमने इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट चेक किया. वी यूज्ड डिमांड कर्व, यहाँ से सी से लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, एच से लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, मतलब डिमांड कर्व को हमने यूज किया. टू कैलकुलेट ई वी कैन आल्सो यूज एक्स एक्सिस और प्राइस एक्सिस, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं. देखो कैसे. This is suppose X commodity, this is the price of X, and suppose this is demand curve, AB. AB is the demand curve, and suppose this is point C. तो ये कोई डिमांड कर्व है AB, and we want to check price elasticity of demand at point C. In this diagram there are three lines. One is the demand curve, second is the quantity axis, and third is the price axis. तो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज एनी लाइन आउट ऑफ दीज थ्री. हम डिमांड कर्व भी यूज कर सकते हैं, एक्स लाइन भी यूज कर सकते हैं, और प्राइस लाइन भी यूज कर सकते हैं. नो सपोज अगर हम डिमांड कर्व यूज करें जैसे हमने पहले किया बाय यूजिंग डिमांड कर्व E at C, this is lower segment CB upon upper segment CA. तो हमने क्या किया, हमने चेक किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट C. दिस इज अ फॉर्मूला CB लोअर सेगमेंट अपॉन CA अपर सेगमेंट. नाउ वी कैन आल्सो यूज क्वांटिटी एक्सिस. हम इस एक्सिस को भी यूज कर सकते हैं. तो वो कैसे होगा, E at C अगर हम क्वांटिटी एक्सिस को यूज करें, ये था बाय यूजिंग डिमांड कर्व. डिमांड कर्व को यूज किया हमने. अब हम यूज करेंगे क्वांटिटी एक्सिस. क्वांटिटी एक्सिस को अगर हम यूज करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी. इसका जो मेथड है, इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट करेंगे C के ऊपर. डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी करनी है
सी पॉइंट के ऊपर करनी है, बट नॉट यूजिंग डिमांड कर्व, बाय यूजिंग एक्स एक्सिस। तो उसके लिए क्या करना है, जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखनी है, जिस एक्सिस को यूज करके इलास्टिसिटी देखनी है, उस पॉइंट से उस एक्सिस तक हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। इन मैथमेटिक्स दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर अगर हम 1 2 3 स्केल लगाएं तो कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पे होगा। सपोज दिस इज x1, ये सपोज है x1। तो फॉर्मूला हमारा वही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बट बाय यूजिंग क्वांटिटी एक्सेस। तो लोअर सेगमेंट हमारा है CB। अगर हम डिमांड कर्व को यूज करें, देन लोअर सेगमेंट इज CB। तो हमने CB के हिसाब से देखना है कि इस एक्सिस में से कौन सा पोर्शन CB के अंडर है। लाइक दिस, आप ऐसे देख सकते हो। ये जो एक्स लाइन है, इसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए इस पॉइंट को लगाने के बाद। तो ये लोअर सेगमेंट जो है, इसके अकॉर्डिंग, जो लोअर सेगमेंट के अकॉर्डिंग एक्स का पोर्शन है, दैट इज x1b, x1b। और अगर हम अपर सेगमेंट के हिसाब से देखें, CA के हिसाब से, जो x एक्सिस का पोर्शन है, दैट इज OX1, OX1। तो ये बन गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व AB एट पॉइंट C। तो हमने डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी देखी है, C पॉइंट के ऊपर ही देखी है, बट बाय यूजिंग क्वांटिटी एक्सेस। वी कैन ऑल्सो यूज प्राइस एक्सिस। प्राइस एक्सिस को भी हम यूज कर सकते हैं, E एट C। तो वही फॉर्मूला कि जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखनी है, जिस कर्व को यूज करके देखनी है, उस पॉइंट से उस कर्व तक एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन ऐसे लगा देनी है। मतलब उस कर्व लाइन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस लाइन के साथ। तो 1 2 3 अगर इधर प्राइस हो तो यहां पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। सपोज इट इज P1। फार्मूला वही है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब हम लोअर सेगमेंट के हिसाब से अगर देखें तो CB इज द लोअर सेगमेंट। इसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट आ रहा है, दिस इज OP1। लोअर सेगमेंट के हिसाब से जो प्राइस लाइन है, उसका पोर्शन आ रहा है लोअर सेगमेंट के हिसाब से OP1। और अगर अपर सेगमेंट के हिसाब से देखें, दिस इज अपर सेगमेंट CA, इसके हिसाब से पॉइंट आ रहा है P1A। ये अपर सेगमेंट है, दिस इज P1A। तो इसमें हमने क्या किया कि प्राइस इलास्टिसिटी को 3 तरीके से हम देख सकते हैं, बाय यूजिंग डिमांड कर्व, और बाय यूजिंग क्वांटिटी एक्सिस, और बाय यूजिंग प्राइस एक्सिस। In the above 3 diagrams, अब ये जो 3 डायग्राम्स हैं,
एक तो हो गई जिसमें हमने सिंपल डेफिनेशन स्टडी की, मीनिंग स्टडी किया। दूसरा हमने स्टडी किया ई डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तीसरा हमने स्टडी किया बाय यूजिंग क्वांटिटी एक्सिस और प्राइस एक्सिस। इन द अबव 3 डायग्राम्स डिमांड कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। जो डिमांड कर्व है वो एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। देखो बिल्कुल सीधी लाइन। दूसरी लाइन डायग्राम में भी बिल्कुल सीधी लाइन है, थर्ड डायग्राम में भी बिल्कुल सीधी लाइन है। डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। इफ डिमांड कर्व इज इन कर्व शेप, अगर डिमांड कर्व कर्व शेप में हो लाइक दिस dx, स्ट्रेट लाइन ना हो, कर्व शेप में हो, देन टू मेजर e एट ए पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमने इलास्टिसिटी देखनी हो, जैसे C के ऊपर देखनी हो सपोज, फर्स्ट ड्रॉ ए टेंजेंट टू दैट डिमांड कर्व, तो उसके ऊपर पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये जैसे हमने P1 x1 लगाया, एंड देन एक्सटेंड दिस टेंजेंट टुवर्ड्स बोथ एक्स, क्वांटिटी एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस। तो टेंजेंट को x के साथ मिलाना है और प्राइस के साथ मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमने दिया हुआ है। लेट वी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। X quantity, price of X. Now suppose this is the demand curve dx. This is not straight line, this is in curve shape. And suppose we want to calculate elasticity at this point C. तो ये कोई डिमांड कर्व है dx। इस डिमांड कर्व के C पॉइंट पे हमने देखना है कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो उसके लिए क्या करना है, C पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट का क्या मतलब है? टेंजेंट मीन्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को टच करती हो, ऐसे ध्यान रखना है। टेंजेंट मीन्स जो इस पॉइंट को टच करे, कट नहीं। कट का मतलब हो गया ऐसे कि इस लाइन को कट कर दिया। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो डिमांड कर्व कट जाएगी। तो काटना नहीं है, सिर्फ टच करना है ऐसे। सपोज दिस इज द टेंजेंट, कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को टच करती हो। तो हमने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट, देन एक्सटेंड दिस टेंजेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड प्राइस एक्सिस। तो इस टेंजेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, क्वांटिटी एक्सिस के साथ मिला दिया, इस साइड एक्सटेंड कर दिया, प्राइस एक्सिस के साथ मिला दिया। तो दोनों पॉइंट्स के साथ हमने इसको मिला दिया, दोनों लाइंस के साथ। अब यहाँ पर कोई ना कोई क्वांटिटी है, सपोज इट इज x1। यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस है, सपोज दिस इज P1। Now we can calculate elasticity by using the same method, lower segment upon upper segment। तो कैसे होगा? E at C equals to lower segment is CX1 upper segment is CP1। ऐसे ही सपोज अगर हम किसी और पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखें, सपोज एट H, अगर हम H पॉइंट पे इलास्टिसिटी देखें तो वही तरीका। फर्स्ट वी विल ड्रॉ
a tangent at this point H। टेंजेंट मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करती हो, ऐसे एक ऐसी लाइन जो इसको टच करती हो H पॉइंट को। देन वी एक्सटेंड दिस टेंजेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया, और इस साइड हमने इसको प्राइस एक्सिस के साथ मिला दिया। तो यहाँ पर कोई ना कोई क्वांटिटी है, सपोज इट इज x2, और यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस है, सपोज इट इज P0। तो इलास्टिसिटी क्या बनेगी? E एट H इक्वल्स टू HX2 अपॉन HP0। तो वही फार्मूला, लोअर सेगमेंट HX2 अपॉन अपर सेगमेंट HP0। This was about the point method. The fourth method is arc method. This is the fourth method, arc method, to measure price elasticity of demand. According to Leftovich, when elasticity is computed between two separate points on a demand curve, डिमांड कर्व के दो सेपरेट पॉइंट्स के ऊपर के विचकार बिटवीन अगर हम इलास्टिसिटी देखें, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। उसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। जैसे ये कोई डिमांड कर्व है dx, ये इसके दो पॉइंट्स हैं C एंड H। तो इन दोनों पॉइंट के विचकार ये जो एरिया है C to H, इस एरिया की इलास्टिसिटी, वैसे पॉइंट के हिसाब से तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आएगी, बट यू कैन से कि जो भी यहाँ पे इलास्टिसिटीज होंगी इस C के ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, H के ऊपर, इस सारे एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर इलास्टिसिटी डिफरेंट आएगी अकॉर्डिंग टू थर्ड मेथड, पॉइंट मेथड। तो आर्क मेथड में हम क्या करेंगे, C से लेकर H तक जितनी भी इलास्टिसिटीज आएंगी उसकी एवरेज बताएंगे, तो वो बन जाएगी इस एरिया की इलास्टिसिटी। इसको आर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप है इट इज लाइक एन आर्क। इस एरिया की जो शेप है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है, आर्क शेप है। Now let me draw this diagram again for better explanation. This is X commodity, quantities of X. This is price of X. Suppose this is demand curve. dx.
and we want to calculate elasticity between these 2 points C and H. इन 2 पॉइंट्स के विचकार हम देखना चाहते हैं elasticity. These are 2 points. It means we have 2 quantities and 2 prices. यहाँ पर suppose है this is x1 quantity and this is suppose P1 price. C पॉइंट के ऊपर suppose है quantity x1, price है P1. जो H पॉइंट है, H पॉइंट के ऊपर suppose क्वांटिटी है x2 एंड प्राइस है suppose P0. तो इस एरिया की इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करें? सिंपली अगर हम देखें व्हाट इज द फार्मूला ऑफ E, ये फार्मूला होता है, इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. P upon X delta X upon delta P. This is the formula. Price upon quantity, change in quantity upon change in price. This is the formula of price elasticity of demand. This equation has 2 parts. One is price upon X, other is change in X upon change in price. तो यहाँ पर जो प्राइस है वो है 1 प्राइस 1 quantity. But in our diagram we have 2 prices and 2 quantities. पर फार्मूले में हमने लगानी है 1 प्राइस 1 क्वांटिटी. अपने पास हैं 2 प्राइसेस 2 क्वांटिटीज. तो हम कौन सी प्राइस यूज करें, कौन सी क्वांटिटी यूज करें? इन दोनों में से P1 यूज करें या P0 यूज करें, X1 यूज करें या X2 यूज करें? इन आर्क मेथड we cannot use one price and one quantity. We have to use both prices and both quantities. तो दोनों को हम कैसे यूज करें? लगानी तो एक है, अपने पास 2 हैं, तो दोनों को कैसे यूज करें? By taking average of these 2 prices and by taking average of these 2 quantities. तो हम क्या करेंगे? दोनों प्राइसेस की एवरेज निकालेंगे, दोनों क्वांटिटीज की एवरेज निकालेंगे. वो हमारे पास आ जाएगी सिंगल एवरेज प्राइस एंड सिंगल एवरेज क्वांटिटी. अब एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है कि जितनी आइटम्स हैं उन सब का टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. नाउ वी हैव 2 आइटम्स P0 एंड P1. तो यहाँ पर हम लिखेंगे E between C and H. C और H के विचकार इलास्टिसिटी. तो प्राइस है हमारे पास 2, इसकी हमने निकालनी है एवरेज. तो P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 2. तो ये प्राइस की एवरेज हो गई. सिमिलरली क्वांटिटी की एवरेज X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये होगी हमारी एक साइड इनटू डेल्टा X अपॉन डेल्टा P.
ये जो टू है ये कैंसिल हो जाएंगे विद ईच अदर, तो व्हाट रिमेन्स P0 प्लस P1 अपॉन X1 प्लस X2। एक तो हमारे पास ये बच गया इसकी जगह पे, और जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, चेंज इन एक्स चेंज इन पी, तो चेंज इन एक्स कितनी है, दिस इज X1 X2, और चेंज इन पी है P0 P1, ये वाला पोर्शन, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा पी। नो ये डेल्टा एक्स कैसे है, देखो पहले क्वांटिटी थी X1, फिर हो गई X2, तो एक्स सपोज पहले ये थी 10, फिर सपोज हो गई 18, तो चेंज कितनी आई 8, तो ये वाला जो एरिया है इट रिप्रेजेंट्स 8, सारा है 18, 18 माइनस 10 दिस रिमेन्स 8। ऐसे ही ये दोनों प्राइसेस का डिफरेंस, ये प्राइस P1 इसमें से हमने ये निकाल दी तो ये बन गई चेंज इन प्राइस। दिस वाज द आर्क मेथड। Last method for the measurement of E, for the measurement of price elasticity of demand, is the revenue method. We know, let me explain revenue method. For the measurement of E, we know TR equals to price into quantity. ये हमने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जब किया था, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू इज आल्सो प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज TR upon Q, एवरेज मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू, तो पर यूनिट कोई कमोडिटी बेच के हमें कितनी रेवेन्यू होगी, जितनी उसकी प्राइस होगी। वी विल again explain these concepts TR, AR, MR in the video related with concepts of revenue. TR is P into Q upon Q, Q cancel, this is P. You can say therefore AR equals to P. This is suppose first equation, AR equals to P. Now what is MR? MR is change in TR due to change in Q. तो जो भी हम क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उस कमोडिटी की एक क्वांटिटी और सेल करके टोटल रेवेन्यू में जो भी इंक्रीज हुआ दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, TR means PQ upon Q. Change means delta, that is derivative of PQ upon derivative of Q. What is the derivative mathematically? This is a product rule. There are two variables P and Q, एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे लगेगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट सेम P सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
दिस इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये मैथ है। सिर्फ यही एक पॉइंट है जो आपने डेरिवेटिव का यूज़ करना है इस मेथड में। तो दोबारा सुन लो, दिस इज प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें अगर हम देखें डी क्यू कैंसिल हो जाएंगे, व्हाट रिमेन्स एम आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू डी पी अपॉन डी क्यू, ये बच गया। Now if we take P common from here, अगर हम यहाँ से P कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा 1, दिस इज Q अपॉन P इंटू डी पी अपॉन डी क्यू। तो यहाँ पे हमने P कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है भी जो इस साइड भी हो और इस साइड भी हो आप उसको कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने P कॉमन ले लिया, इस साइड तो P नहीं था, अब इस P को हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज इंग्लिश के हिसाब से दीज आर टू लेटर्स D एंड P, बट मैथमेटिकली दीज आर नॉट टू लेटर्स, this is only one, that is change in P. This is P, this is change in P. जैसे सपोज करो प्राइस है, पहले था 5 फिर हो गया 7, दिस इज 5, दिस इज 2, प्राइस में चेंज कितनी आई 2, तो ये 2 है ये 5 है, इसलिए अगर हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 5 हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 5 है ही नहीं, यहाँ है 2, दिस इज प्राइस, दिस इज चेंज इन प्राइस। तो इस साइड पर P है नहीं, तो हमने कॉमन लेना है P, बट P है नहीं, तो कैसे लें, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन का क्या मतलब है कि अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाना चाहिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इसमें देखो P के साथ यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा, प्लस का प्लस, इस सारे वैल्यूज़ के साथ हम P मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, वो P इसके साथ कट जाएगा तो यही बच जाएगा Q डी पी अपॉन डी क्यू। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको ये समझा देता हूँ। सपोज अपने पास है x प्लस वाई, हमने यहाँ से x कॉमन लेना है, तो कैसे लें, ये आएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ऐसे कॉमन आएगा x, क्योंकि यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, x है ही नहीं, तो x के साथ 1 अपॉन एक्स के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या बोलो x के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करें, देखो x इंटू 1x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास क्या बचा, x प्लस वाई, वही बन गया। तो ऐसे जो हमारे पास कॉमन ना हो उसको अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम उसके साथ डिवाइड कर देते हैं वैल्यू को, तो ये हमारे पास बन गया P 1 प्लस क्यू अपॉन P इंटू डेल डी पी अपॉन डी क्यू।
देखो अपने पास था ये MR, अब ये जो P है, in place of P we can write AR because as per equation 1 AR equals to P, तो P की जगह हम AR लिख सकते हैं। MR equals to P की जगह हमने लिखा AR, बाकी सेम है 1 प्लस Q अपॉन P dP upon dQ. This is suppose second equation. We know what is the formula of E, price elasticity of demand. E is minus P upon Q dQ upon dP. तो हम D लिख सकते हैं बिकॉज चेंज मीन्स डेल्टा डेरिवेटिव, तो D और डेल्टा बोथ आर सेम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन E। रेसिप्रोकल लेने से पहले हम इसको -1 से अगर मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो बन जाएगा -E, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा P अपॉन Q dQ अपॉन dP। हमने क्या किया, बोथ साइड -1 मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इफ वी टेक रेसिप्रोकल, दिस इज -1 अपॉन E Q अपॉन P dP अपॉन dQ। रेसिप्रोकल हम पहले भी ले सकते थे, यहाँ पे माइनस बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट दिस इज समवट इजी। तो पहले हमने इसको बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर दिया, जो नीचे है उसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया। दिस इज सपोज इक्वेशन 3। Now if we check second equation and third equation, second equation Q upon P dP upon dQ, third equation Q upon P dP upon dQ, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारा इक्वल है, ये सब जो है दिस वन प्लस तक, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन E। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट कर दें तो सेकंड इक्वेशन क्या है, MR इक्वल्स टू AR 1। तो ये सारे की जगह पे हम लिख रहे हैं -1 अपॉन E। What are we doing? We are finding price elasticity of demand by revenue method। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है स्मॉल e, तो हमने e को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, बाकी सारा कुछ राइट साइड पे लेके जाना है। मैथमेटिकली देखो, जो e के साथ है सारा कुछ हमने हटाना है। पहले AR मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड पे हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देंगे, ये बन गया 1 - 1 अपॉन E। अगर हम इस 1 अपॉन E माइनस को लेफ्ट साइड ले आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का 1। इसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा MR अपॉन AR। अब ये जो राइट साइड है लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड में अगर हम LCM लें, दिस इज AR, ये बन जाएगा AR माइनस MR। ये LCM है, LCM लोअर कॉमन मल्टीपल जैसे होता है, तो नीचे वाले से हम डिवाइड करते हैं, AR को 1 से डिवाइड करेंगे तो AR ही आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं AR इंटू 1 AR आ गया। तो यहाँ पे हम LCM AR है, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 1 आ गया AR अपॉन AR, तो 1 को MR से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो MR आ गया। नाउ अगेन इफ वी टेक रेसिप्रोकल, अगर हम दोबारा इसको उल्टा कर दें
ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला E इक्वल्स टू AR अपॉन AR माइनस MR। ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला E equals to AR upon AR minus MR. Now on the basis of this formula we can draw three conclusions. If MR is positive then E greater than 1. अगर MR पॉजिटिव होगी तो E इलास्टिक होगी. If MR is negative then E less than 1. If MR is 0 then E equals to 1. तो इसको हमने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है. अब देखो हमने क्या, अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं, let we use another page. Our formula is E equal to AR upon AR minus MR. ये है हमारा फार्मूला. और जो हमारे कंक्लूजन है, हमारे कंक्लूजन क्या है? If MR is positive then E greater than 1. अब देखो ये पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा? तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल ले लें, सपोज AR है 5, MR सपोज है 3, पॉजिटिव है. जो MR है जनरली इट मे बी लेस देन और इक्वल टू MR it is generally less than or equal to AR. MR is never greater than AR. MR कभी AR से बड़ी नहीं होती, या तो MR AR से छोटी होगी या फिर MR AR के बराबर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स. ये हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे. Now suppose AR is 5 and another important point is that AR is always positive. AR हमेशा पॉजिटिव होती है. It is never zero, never negative. It is क्यों? क्योंकि AR जो है, AR is प्राइस. तो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी. तो उस बेस पे हमने ये लिखा है, सपोज AR is 5, MR is 3. तो अगर हम इस इक्वेशन में भरें 5/5 minus 3, so this is 5/2, this is greater than 1. This was our first conclusion, that if MR is positive then E equal greater than 1. If MR is negative then E less than 1. ये देखो कैसे. सपोज AR है 5, MR है -3. तो अगर हम फार्मूले में भरेंगे AR अपॉन AR माइनस MR, ये फार्मूला है AR अपॉन AR माइनस MR. MR हमारा है -3, तो ये क्या आएगा 5/5 प्लस 3 5/8. तो ये कट के आएगा लेस देन 1.
and if MR is 0, then E is equal to 1. अगर MR 0 हो तो AR सपोज है 5, MR है 0. फिर देखो E क्या आएगा, AR अपॉन AR माइनस MR, 5 अपॉन 5, दिस इज 1. तो ये होगा इक्वल्स टू 1. We can show this relationship with the help of diagram also. इसको हम diagrammatically भी explain कर सकते हैं. This is suppose X quantity, this is price. Now suppose this is AR, and जो MR है, दिस इज द कंडीशन कि जो MR है, MR हमने जो भी अपनी कॉपी की लाइंस होती हैं, जैसे हम यहाँ से देखें, ये है 15 to 18, यहाँ पे अगर हम लगाएं 15 to 17, 15 to 17, तो ये 16 पॉइंट आया. तो MR हमने हमेशा इसके सेंटर से निकालनी है ऐसे. दिस इज MR. तो ये जो आपकी कॉपी की लाइंस हैं, ये इक्वल डिवीजन हो जाए इनकी, जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है. इफ AR इज स्ट्रेट लाइन, तो जो MR है बिल्कुल ऐसे ही निकलती है. ये क्यों निकलती है, क्या कारण है, वो हमने एक्सप्लेन किया है ऊपर, यहाँ पर वो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे. एंड रेवेन्यू चैप्टर की वीडियो में हम दोबारा फिर एक्सप्लेन करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज जीरो पोर्शन ऑफ MR, दिस इज द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ MR, and this is the negative portion of MR. If MR is positive means this portion only. At this portion MR is positive. तो इसके स्ट्रेट में जो AR है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इलास्टिसिटी है इस पॉइंट तक, दिस इज ग्रेटर देन 1, एंड एट दिस पॉइंट वेयर MR is 0, so this is x1, at this point E is equals to 1, and when MR is negative, this portion MR is negative, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है इट इज लेस देन 1. सेम पॉइंट वी एक्सप्लेन्ड इन द पॉइंट मेथड कि जो डिमांड कर्व होती है, डिमांड कर्व के बिल्कुल सेंटर में इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, सेंटर के ऊपर ग्रेटर देन 1, सेंटर के नीचे लेस देन 1. वो है डिमांड कर्व की. तो ये AR की है. इट शुड बी क्लियर दैट AR इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व. AR को डिमांड कर्व भी बोलते हैं. देखो कैसे, सपोज हमने ये कोई लाइन बनाई, तो ये डिमांड कर्व है या AR है, इसका कैसे पता लगेगा?
अगर हम यहाँ पर लगाएं x क्वांटिटी, यहाँ पर लगाएं AR, then this is the AR curve. अगर हम यहाँ पर लगाएं x क्वांटिटी, यहाँ पर लगाएं प्राइस of x, then this is the demand curve. Now since AR equals to P, therefore AR is also demand curve. This was the revenue method for the measurement of E. For the importance of price elasticity of demand, for the determinants of price elasticity of demand, for income elasticity of demand, and for cross elasticity of demand, must watch third part of this video. Thank you.